जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर 27 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रहा है और इस यहाँ पर जो एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आपको फिर से वही चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए इस तरीके से अगर हम देखते रहेंगे ना कि एक एक इसमें क्या हुआ, अच्छा कल ये हुआ था, आज क्या हुआ है, अच्छा आज इसमें ये लिक्विड डाला है, अच्छा आज इसमें पानी डाला है, अच्छा आज इसमें नमक डाला है, अच्छा आज इसमें तिखट डाला है, अच्छा अब फ्राई किया जा रहा है। मतलब नहीं है। यहाँ पर पूरी सब्जी एक बार बन जाए उसके बाद मतलब होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है ना। तो इसलिए बार 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 हम पूरा का पूरा एक एक चीज़ रेसिपी जो है हमें देखने में क्या मतलब है यार, खाने में मतलब है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रेसिडेंट की जो पावर है पार्डनिंग की यूएसए और इंडिया में, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप जीएस पेपर 2 देखोगे उसमें कंपैरेटिव ही आता है कि यूएसए में क्या है, इंडिया में क्या है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। तो ये न्यूज़ में भी चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसे डिटेल में देखेंगे। बाकी ये भी अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो आज के एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ खास आया नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं, मतलब आप देखोगे यहाँ पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है ये वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देखोगे तो आप ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो है कैपिटल मिस्टेक। बेसिकली इसमें वही बात की जा रही है, जो बैंक्स है वो खोलने की अनुमति जो दी जा रही है उसी के बारे में क्रिटिसिज्म थोड़ा किया जा रहा है। बिकॉज देखिए क्या है कि जब हम इंडस्ट्री जो होती है, मतलब बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो अगर बैंक खोल देंगे तो ये एक इस तरीके से हो जाएगा कि मतलब एक जो चक्रव्यूह है उसमें जो फंसने की बात की जा रही है तो उसमें से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि अगर मेरी कोई बड़ी कंपनी है, मैं अगर बैंक खोल देता हूँ तो उसमें अगर जो भी डिपॉजिट आ रहा है मैं मेरे बैंक के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी हमने इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक जो है वो देखे हुए हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो हमने पहले देखा हुआ है उतना ही सफिशियंट है। अगर हम द हिंदू देखते हैं तो उसमें देखिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो इसमें जो ऑनलाइन अब्यूज़ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए अगर ये हम देखते हैं तो जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ जो एसे राइटिंग है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर अगर हम 4 देखते हैं एथिक्स का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोरकास्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारे जीएस पेपर 1 जो है उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइक्लोन के बारे में आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली साइक्लोन निवार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं लव जिहाद के बारे में, तो मतलब ये वही चीज़ हो गई है कि आपको किसी ने कुछ बोला कि यार पता है क्या वहाँ पर ना वो हो गया है, तो आपने बोला यार ये यूपीएससी में आएगा क्या। तो यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं रहा। अगर वो आप इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। हाँ कभी कभार क्या होता है कि आपको हो सकता है इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपको एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए। और उसी के साथ हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 25 है, मतलब समझ लीजिए इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो फंडामेंटल राइट जो है जो बात करते हैं रिलीजन की, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इसमें आर्टिकल 25 बोलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी हमारे एमएम एकेडमी के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म की, तो देखिए वैक्सीन जो है निकाली किस लिए जा रही है, ये पर्सनल बेनिफिट के निकाली जा रही है या किसके लिए निकाली जा रही है। तो ये हमारा जीएस पेपर 4 जो है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने हमारा जो एथिक्स का कोर्स है कंप्लीट हो चुका है ना। तो उसमें हमने देखा है कि जो प्रॉबिटी है, प्रॉबिटी गवर्नेंस में वो रहना चाहिए, है ना। इंटीग्रिटी जो है उसकी हमने बात की है, इंटीग्रिटी क्या होती है, उसकी ऑनेस्टी जो है वो क्या होती है, उसके बारे में हमने बात की है। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो फिर हमारा पर्सनल गेन हो वो हम देखेंगे या पब्लिक गेन हो वो हम देखेंगे। बट ऑब्वियसली पब्लिक गेन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला यूज किया जा रहा है उसी पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है। तो फायदा किसको होगा इन दी एंड, यहाँ पर फायदा कौन चाह रहा है, पर्सनल गेन चाह रहा है, पब्लिक गेन चाह रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। बाकी अगर हम देखें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बाकी कुछ इसमें से निकलता नहीं है। और सेम गोज फॉर दिस आर्टिकल ऑल्सो। तो यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, एथिक्स कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो ही जाएगा 1-2 दिन में। ज्योग्राफी जो है वो चल रहा है, अभी नए कोर्सेस आने वाले हैं, इकोनॉमी आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफी फायदा पहुंचाएंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइसेस में आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेसिडेंट की जो पावर है पार्डनिंग की यूएसए और इंडिया में, तो ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देख क्यों रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है उसने यहाँ पर एक्स एडवाइजर जो है उसको यहाँ पर पार्डनिंग दे दी है, तो इसीलिए अब यहाँ पर पार्डनिंग पावर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जिन जिन लोगों ने MM एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो पॉलिटी के सेक्शन में जाकर दोबारा जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो लेक्चर देखिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने वो कवर किया हुआ है। तो दोबारा एक बार उस पर रिविजन कीजिए, ठीक है, या फिर जो PDF है वो आप रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं US सुप्रीम कोर्ट उसने हेल्ड किया है, पावर जो यहाँ पर दी जाती है विदाउट लिमिट है। मेन चीज क्या है, विदाउट लिमिट, कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन जो है नहीं दी गई है यूएसए के राष्ट्रपति को। मतलब वो जो कांग्रेस है उनकी, कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जो हमारे यहाँ पर है, कांग्रेस मतलब वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है उसी तरीके से, तो वो भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, ये डिस्क्रिशनरी होता है। दूसरी चीज क्या है, पहली चीज ये है, पहली जो हमने देखी विदाउट लिमिटेशन है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उस पर लिमिटेशन नहीं लाया जा सकता है। दूसरा है कि डिस्क्रिशनरी है, मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो आंसरेबल नहीं है उनकी पार्डनिंग के लिए। मतलब जब अगर किसी को पार्डनिंग दे भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रम्प ने अगर पार्डनिंग दे भी दी है, तो यहाँ पर उसको जो रीजन है वो नहीं देना पड़ता है। अब आर्टिकल 2 सेक्शन 2 जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि ऑल प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट रिप्राइव्स पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट द केस ऑफ इम्पीचमेंट, यहां पर इम्पीचमेंट छोड़ के, ठीक है। पावर जो है वो अप्लाई करता है फेडरल क्राइम्स को एंड नॉट टू स्टेट क्राइम्स। तो ये एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यूएस प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने कितने दिए हैं, ट्रंप ने यहाँ पर अपने 4 साल के कार्यकाल में 29 लोगों को पार्डनिंग दी है और 16 लोगों को कम्यूटेशन दिया है। तो क्या सिर्फ ट्रंप ने इतने दिए हैं? जी नहीं, सभी देते हैं। बराक ओबामा अगर देखें तो उन्होंने तो अपने 212 पार्डनिंग दी थी 8 साल के कार्यकाल में और 1715 कम्यूटेशन दिए थे। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट पर ही एक्ट करना पड़ता है। ये काफी प्रोमिनेंट जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब खुद के मन से नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने यूएसए के प्रेसिडेंट का देखा था कि विदाउट लिमिटेशन है एंड डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी पावर है। वैसे हमारे राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं मिली कि खुद के हिसाब से वो कर सके, उनको यहाँ पर एड एंड एडवाइस पर ही काम करना पड़ता है। आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 72 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर पार्डनिंग दे सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, है ना। उसी के साथ सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट भी कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। राष्ट्रपति भवन यहाँ पर क्या करता है, अगर किसी को समझ लीजिए फांसी की सजा मिली है, उसने अगर मर्सी प्ली डाली है कि मुझे मर्सी चाहिए, राष्ट्रपति भवन जो है वो मर्सी प्ली फॉरवर्ड करते हैं होम मिनिस्ट्री को कैबिनेट के एडवाइस के लिए, ताकि वो एडवाइस दे और फिर उसके हिसाब से राष्ट्रपति जो है वो काम करे। अब कैबिनेट ने अगर बोल दिया कि नहीं आपको मर्सी प्ली नहीं देना है, ये राष्ट्रपति के पास आ गया, तो क्या राष्ट्रपति को वैसा करना अनिवार्य है? जी नहीं। यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल 74(1) के तहत यहाँ पर वो रिटर्न भी कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि बा एक बार फिर से देख लो, रिकंसिडरेशन किया, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बिना किसी चेंज के अगर फिर से वो भेज दिया है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उनको उनके हिसाब से काम करना ही पड़ता है। क्लियर है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर हम देखते हैं होता क्या है, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव, ये क्या होता है। पार्डनिंग मतलब क्या है, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों यहां पर रिमूव, मतलब पूरी माफी, पूरी ही माफी, मतलब यहां पर आप कोई लेना देना ही नहीं, आपको माफ कर दिया, जाओ जाओ जी ले अपनी जिंदगी, इस तरीके से। कम्यूटेशन अगर हम देखते हैं तो ये डिनोट करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विथ लाइटर फॉर्म, मतलब समझ लीजिए डेथ सेंटेंस किसी को दी गई है लेकिन कम्यूट की गई है रिगरस इंप्रिजनमेंट पर, कि ठीक है बा आपका कम्यूटेशन हो रहा है, कम कर दी जा रही है, आपकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया गया है। रिमिशन का मतलब क्या होता है कि पीरियड जो है सेंटेंस का उसको रिड्यूस किया गया है बिना उसके कैरेक्टर को चेंज किए हुए। मतलब रिगरस इंप्रिजनमेंट अगर 5 साल की है तो फिर उसको यहां पर रिगरस इंप्रिजनमेंट 1 साल की अगर कर दी जाती है उसको रिमिशन कहा जाता है।
ठीक है, मतलब अगर कार्यकाल कम कर दिया गया है। रिस्पाइट मतलब क्या है कि यहाँ पर लेसर सेंटेंस जो है ओरिजिनल जो अवॉर्ड की गई है स्पेशल फैक्ट में, मतलब कोई अगर फिजिकली डिसेबल है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको यहाँ पर कम कर दी गई है, उसे हम रिस्पाइट कहते हैं। और रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि स्टे लगा दिया गया है एग्जीक्यूशन पर, मतलब यहाँ पर टेम्पररी पीरियड के लिए स्टे ही लगा दिया गया है, ये हमें रिप्राइव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पार्डनिंग पावर, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव, ये आपको पता रहना चाहिए। मैथ्स द पेयर में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1980 में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसने बोला अंडर आर्टिकल 72 टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। तो यहाँ पर कौन से केस के तहत हमें देखने को मिलता है? मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके तहत भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो एडवाइस देगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी, वो बाइंडिंग रहेगा राष्ट्रपति पर, अपने डिस्क्रिप्शन पर वो काम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इपुरू वर्सेस ओट्स केस जो है 2006 का, उसमें रूल आउट किया था एनी केस ऑफ आर्बिट्रेरियस और एग्जीक्यूटिव मेलाफाइड अपील्ड दैट ग्रांटिंग ऑफ क्लीमेंसी बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट वेरियस ग्राउंड्स, कि यहाँ पर ऑर्डर जो है बिना किसी इसके पास किया गया है, तो ये चैलेंज भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो दोनों केसेस आपको पता रहने चाहिए, इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया है पार्डनिंग पावर जो है राष्ट्रपति की, यूएसए बोलिए, इंडिया बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉर्म वार्निंग ऑन वेदर फोरकास्ट GS1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात की जा रही है साइक्लोन निवर की। साइक्लोन निवर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है तमिलनाडु कोस्ट पर स्ट्राइक होता हुआ। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, साइक्लोन के टाइप कौन कौन से होते हैं, नॉमेनक्लेचर, ये जो निवार दिया गया है नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है ना, इंडिया में उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से, मतलब देखिए आपको मैं क्यों बोलता हूँ कि पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग पर जाइए, क्योंकि अभी अगर आपको साइक्लोन निवार पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें GS1 जो है ये भी इंक्लूड होता है, प्लस आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, मतलब ज्योग्राफी भी इंक्लूड होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है। तो इसीलिए क्या है कि जब आप मिटिगेटिंग मेजर्स बताते हो, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो पोर्शन आ गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये भी अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है MM एकेडमी पर। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको जब पूरा पता रहे उसके बाद आप सही आंसर जो है वो लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम निवार की बात करते हैं, साइक्लोन की बात करते हैं। तो देखिए साइक्लोन जो है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए साइक्लोन जो है उस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की नदर्न साइड में, तो वहाँ पर टाइफून नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, तो फिर वहाँ पर हुरिकेन नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, ये भी सबसे पहले पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर हुरिकेन की बात हो रही है तो वही है, साइक्लोन की बात हो रही है। अगर साइक्लोन है तो उसी की बात हो रही है। अगर टाइफून की भी बात की जा रही है तो मतलब साइक्लोन की ही बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं क्रक्स पर कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो समुद्र है उस पर फॉर्म होता हुआ हमें देखने को, मतलब वाटर बॉडी जो है उस पर साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट जो कंडीशन है वो यही हमें देखने को मिलती है। जैसे ही लैंड पर आता है वैसे ही वो खत्म हो जाता है। तो समुद्र वाटर बॉडी उसको चाहिए होती है फॉर्म होने के लिए। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो लो प्रेशर ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तभी जो विंड्स है वो गोल 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 होकर एक जो साइक्लोन है वो फॉर्म होते हैं और काफ़ी ऊंचे स्तर पर जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना ऊंचा जो है ये जा रहा है। फिर क्या है, बरसात होना, ये सारी चीज़ें होना, वो सब हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो बीच का पोर्शन है इसको आय बोला जाता है, काफ़ी बड़ा होता है और ये सबसे शांत जो है, साइक्लोन का सबसे शांत पोर्शन इसको समझा जाता है। अब साइक्लोन जो है रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन जो है लो प्रेशर एरिया में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इक्वेटोरियल रीजन पर साइक्लोन जो है फॉर्म होते हैं क्या, आप बोलोगे नहीं होते हैं। मैं आपको बोलूँ कि क्यों नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें पता रहना चाहिए कि साइक्लोन फॉर्म क्यों क्यों होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लो प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो प्रेशर वेशर का ये होगा, बिल्कुल। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो होता है, अगर आप अर्थ देखोगे ये इक्वेटर है तो कोरियोलिस फोर्स नदर्न पार्ट में ऐसा जाता है, सदर्न पार्ट में ऐसा जाता है, ये होता है कोरियोलिस फोर्स। सही है। अब कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है, इक्वेटोरियल रीजन आप देखोगे वहां पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में हमें जो साइक्लोन्स है उसका फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो होता है, उसकी वजह से हमें साइक्लोन देखने को मिलता है।
लेकिन अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सर्कुलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है नदर्न हेमिस्फीयर के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है सदर्न हेमिस्फीयर के। तो अब ये कैसे? क्योंकि आप बोलोगे सर आपने तो बोला है कि यहां पर अगर हमारी अर्थ है, यहां पर अगर इक्वेटर है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरिलिस फोर्स है ऐसा जाता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। मतलब क्या है? मतलब जो साइक्लोन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहना चाहिए और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। यहां पर तो आपने गलत बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो आप नदर्न हेमिस्फीयर में एंड क्लॉकवाइज बोल रहे हो आप सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या गलत पढ़ा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए मूवमेंट होती कैसी ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर अगर ये पूरा का पूरा हमारा अर्थ है, यहां पर अगर बीच में इक्वेटर है, अब क्या हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरिलिस फोर्स है ऐसा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा जा रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है। अब यहां पर आप देखोगे तो जो कोरिलिस फोर्स है ऐसा जा रहा है, लेकिन जो लो प्रेशर है यहां पर अगर क्रिएट हो रहा है तो ये कैसा जा रहा है? ऐसा घूम के ऐसा घूम रहा है। समझ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर कोरिलिस फोर्स ऐसा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं जा रहा है बल्कि ऐसा होके ऐसा घूम रहा है। और इस वजह से हमें एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में। वही अगर सदर्न हेमिस्फीयर देखें तो ऐसा घूम रहा है, लेकिन यहां पर अगर लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है तो ये ऐसा जाकर ऐसा घूम रहा है। तो इसीलिए हमें क्लॉकवाइज जो है वो देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। साइक्लोन जो है यूजुअली यहां पर वायलेंट स्टॉर्म, बैड वेदर कंडीशन जो है वो लेकर आते हैं। अब वर्ड साइक्लोन जो है डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस, मतलब होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक। उसी के जैसा हमें देखने को मिलता है ना, है ना। अब देखिए साइक्लोन जो है वो हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, दो टाइप के साइक्लोन। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब ये टेम्परेट साइक्लोन जो उसको बोला जाता है, मतलब ये ट्रॉपिकल के ऊपर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ये जो टर्म है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो विंड गेल फोर्स जो होता है मिनिमम 63 किलोमीटर पर आवर, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये टेम्परेट जोन जो होता है, हायर लैटिट्यूड के जो रीजन्स होते हैं उसमें बेसिकली ये ओरिजिनेट होता है। क्लियर है? तो ये दो टाइप जो है वो भी आपको पता रहने चाहिए। अब पूरे एनिमेशंस के साथ ये सब के साथ तो हम ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं हमारे MM एकेडमी पर उसमें कवर करने ही वाले हैं। अब एंटी साइक्लोन भी एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है? ये साइक्लोन का अपोजिट होता है। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इनवर्ड फ्लो होता है ना, अंदर। लेकिन जो एंटी साइक्लोन है ये आउटवर्ड फ्लो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। मतलब बीच में हाई प्रेशर, बेसिकली साइक्लोन में लो प्रेशर होता है, इसमें हाई प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंटी साइक्लोन जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सेंटर अगर हम देखते हैं तो हाई प्रेशर होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर अगर हम देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, मतलब नॉर्मल जो ऐसा ऐसा बह रहा है उस तरीके से। एंटी साइक्लोन जो है ये यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली सिंक होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेशर सिस्टम साइक्लोन तो लो प्रेशर होता है, या एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो डिफरेंस है आपको पता रहना चाहिए, प्रीलिम्स में आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रीलिम्स में ध्यान देना है साइक्लोन के बारे में बोला गया है या एंटी साइक्लोन के बारे में बोला गया है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब हम बात करें, क्योंकि इंडिया अगर हम देखें तो मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वही हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं ओवर दी ओशंस, ट्रॉपिकल एरियाज में। काफी वायलेंट होते हैं, काफी वायलेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आर वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कंडीशंस अगर आप देखोगे जो फेवरेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा आ सकता है कि नीचे देखे में से कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। तो आपको देखने को मिलेगा लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर जो हायर है 27 डिग्री सेल्सियस से। कोरिलिस फोर्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कोरिलिस फोर्स का प्रेजेंस, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसका स्मॉल वेरिएशन, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, लो लेवल ऑफ साइक्लोन सर्कुलेशन, और अपर डाइवर्जेंस जो है वो सब कंडीशंस यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती है, तब जाकर साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं, फैनी बोलिए, निवार बोलिए, है ना, एम्पियन बोलिए, तो अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो नाम कहाँ से पढ़ते हैं यार? नामकरण करता कौन है? तो नेमिंग जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये काफी रिसेंट फिनोमिना है। प्रोसेस जो है नेमिंग का, इसमें सेवरल कंट्री जो है रीजन की वो इंक्लूड होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन में हुआ है तो इंडिया ही नाम देगा, है ना, यहाँ पर साथ में मिलकर होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे इंडियन ओशन रीजन में जो होता है
ये 8 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नामांकन में हमारे इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं नाम देने के लिए। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हुडहुड हो गया, तितली हो गया, है ना, फैनी हो गया, एम्पियन हो गया, ये कुछ नाम है जो इंडियन ओशन रीजन में दिए गए हैं इन कंट्रीज के द्वारा। अब इंडिया में अगर हम देखते हैं तो साइक्लोन जो है कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना प्रकोप डालता है, तो ये पूरा ग्रीन इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, ये सभी जगहों पर जो प्रकोप है हमारे साइक्लोन्स का वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 7516 किलोमीटर पूरा यहाँ पर प्रकोप देखिए, पूरा जो ब्लू इसमें आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से प्रकोप अपना साइक्लोन जो है वो डालता है। यहाँ पर तो मतलब मोस्टली जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं भिड़ते रहते हैं। मैंने याद है आपको साइक्लोन के बारे में मैं आपको बता रहा था एक वीडियो में, मैंने आपको पूछा था बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या बोला था, अरेबियन सी जो है ये कूलर रहता है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, इसलिए बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं। मतलब बहुत सारी कंडीशंस है, आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू जो अरेबियन सी है, तो ऐसा क्यों होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो मैनेजमेंट है साइक्लोन्स का वो किस तरीके से है। तो स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब ये पोर्शन आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, है ना, सेपरेट एक हमको जो एक टॉपिक है, मतलब सेपरेट एक सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेनली स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हमें देखने को मिलते हैं साइक्लोन्स को मैनेज करने के लिए। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है, इसमें आता है साइक्लोन शेल्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट करो, जो साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट करो, रोड लिंक्स करो, है ना, ब्रिजेस बनाओ, कैनल्स बनाओ, ड्रेन्स बनाओ, जिससे क्या है कि साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि भैया पहले ही बता दो कि यहाँ पर जो साइक्लोन है वो आने वाला है, लोगों को यहाँ पर पहले ही निकाल लो। अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मेजर्स है एडॉप्टेड एंड टैकल्ड ऑन द स्टेट टू स्टेट बेसिस नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, है ना, जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो ये एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको दी है साइक्लोन के बारे में, जो मतलब मैं प्री अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन है। नहीं तो इसमें अगर बताने जाए, जैसे एमएम एकेडमी के लेक्चर में अगर आप देखोगे तो एक आध घंटे का पूरा साइक्लोन का ये लेक्चर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एनसीईआरटी बोलिए, किताब बोलिए, सब कुछ उसमें इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन साइक्लोन के बारे में है, तो यहाँ पर एक रिवीजन और उसी के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर टफर लॉज जो है आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीधा यही टाइटल आ सकता है आपको क्वेश्चन में, मेंस में अगर आप देखोगे GS 3 के लिए भी, GS 4 के लिए भी। तो ये खासकर अगर आप देखोगे तो मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछना काफ़ी मुश्किल है। अभी केरला गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर लाने की कोशिश की थी इसके लिए लॉ, लेकिन ऑर्डिनेंस जो उसको विड्रॉ कर दिया कि काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो हो रहा था, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, मतलब समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है, आपको लिखना है ये जो है आर टफर लॉज द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज। तो इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में, ये समझ लीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग आंसर लिखना है। थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा हूँ, बाकी आपको लिखना है, मुझे देखना है आप कितना अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और पर्सनली मैं सभी का चेक करूंगा, ठीक है, पर्सनली चेक करूंगा, आपको दिखाई देगा कि आप जब आंसर लिख रहे हो नीचे कमेंट जो है वो भी आपको दिखाई देंगे मेरे तरफ से। तो मैं पर्सनली सबका चेक करने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं कि कैसा आपको आता है। तो आज रात को मेरा वही काम रहने वाला है, जब मेरे पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना खत्म हो जाएंगे मैं पूरा आपका चेक करूंगा, तो आप जरूर वहां पर लिखिएगा आपका जवाब, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़े उसमें फैक्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, जैसे कि इंडियन पिनल कोड हमारे यहाँ पर है जो क्रिमिनलाइज करता है स्पीचेस को, है ना, डिफेमेटरी अगर कोई स्पीच हो, इंसल्ट करती है अगर वुमेन के लिए, प्राइवेसी अगर ये करती है, तो ये जो मतलब समझ लीजिए कि जो डिजिटल यहाँ पर स्टॉकिंग होती है, हेड स्पीचेस होते हैं, उसको भी पनिश करते हैं। देखा होगा आपने कई सारे जो स्टार्स हैं हमारे बॉलीवुड स्टार्स, उन्होंने कंप्लेंट भी की है जो उनके अगेंस्ट में काफ़ी बोल रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है ऑफ 2000 जो पनिश करता है स्पीचेस इन दी ऑप्शंस, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑब्लिगेशंस भी डाले गए हैं कि क्या आपकी ड्यूटी है, किस तरीके से आपको विजिलेंस रखना है, ये सारी चीज़ें। तो इसके बेसिस पर अब आपको प्रॉपर आंसर जो है वो क्रिएट करना है। आपको फैक्ट्स यहाँ पर मैंने दे दिए और भी आप फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप आंसर लिखिए ज़रूर, सभी लिखिए, ठीक है। मेरे को हर किसी का जवाब वहाँ पर चाहिए।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पुलिसिंग फेथ ऑन लव जिहाद, देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर लाया है अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन। तो इसमें से जैसा मैंने आपको कहा है आर्टिकल 25 जो है उसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए, पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पता रहे इसके लिए मैं मतलब जो MM एकेडमी का पॉलिटी का वो लेक्चर है उसका थोड़ा यहाँ पर पार्ट डाल रहा हूँ, पूरा लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ लेकिन थोड़ा पार्ट जो है जो इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो डाल रहा हूँ। बाकी अगर आप देखोगे हिंदुत्व ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। कब होती है? जब वो जो हाउस है वो सेशन में ना हो, ठीक है, उस टाइम पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स मैक्सिमम लाइफ पीरियड होता है उसका। उसी के साथ साथ आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। बाकी तो क्या है, बाकी तो सब बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम आर्टिकल 25 जो है वो देखने वाले हैं। आर्टिकल 24 तक हमने सभी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किए हुए हैं इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज। अब यहाँ पर जब हम 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है आपके रिलीजन की। आप जो भी रिलीजन में बिलीफ रखते हो, किसी भी धर्म पर आपका विश्वास हो, किसी भी धर्म का आपको पालन करना हो तो वो आपको अधिकार मिलता है। कोई भी आप पर थोप नहीं सकता है कि आप अगर भारत में रह रहे हो, आप अगर इस एरिया में रह रहे हो तो आपको सिर्फ यही रिलीजन जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। यही अधिकार हमें आर्टिकल 25 के तहत मिलते हैं। अब यहाँ पर और डिटेल में अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि सभी लोग, अब यहाँ पर देखिए पर्सन आ रहा है ना, तो जितने भी लोग हैं सभी लोग इक्वली एंटाइटल्ड है टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और उसी के साथ साथ फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं रिलीजन को। अब ये जो अलग अलग शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, मतलब कंसाइंस, उसी के साथ साथ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, तो ये बेसिकली क्या है तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर किसी भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति हो, उसे अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे हिंदू रिलीजन फॉलो करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म फॉलो करना चाहिए तो वो कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहिए वो कर सकता हूँ। जो रिलीजन मुझे फॉलो करना है वो कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ उस रिलीजन में जो भी प्रैक्टिसेस आते होंगे, अगर हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ तो टिक्का लगाना है तो टिक्का लगाऊंगा। अगर इस्लामिक धर्म फॉलो करना है, अगर मुझे वो एक कैप पहननी है ऊपर इस तरीके से तो वो पहन लूँगा। अगर मुझे सिख रिलीजन फॉलो करना है तो अगर पगड़ी पहनना है तो वो पहन लूँगा। तो जो मुझे रिलीजन में बिलीफ रखना है, जो रिलीजन मुझे फॉलो करना है, उसमें जो भी प्रैक्टिसेस होंगी वो मैं यहाँ पर फ्रीली अडॉप्ट कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकता हूँ। प्रोपोगेट का मतलब होता है कि मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि ये जो रिलीजन है काफ़ी अच्छा है, अगर तुम फॉलो करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मगर यहाँ पर मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं किसी को बोल दूँ कि नहीं यही रिलीजन तुम फॉलो करो तो ये फिर आर्टिकल 25 का वायलेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम एक एक टर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो हमें मिला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पर इनर फ्रीडम, मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीडम है, अधिकार है कि मैं गॉड के साथ, जो क्रिएचर है उसके साथ जिस भी तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ खुद के डिज़ायर के हिसाब से। अगर मैं जो भगवान है उनके साथ अगर माता का, जैसे दुर्गा माता हम कहते हैं, तो उस तरीके का अगर कोई रिलेशन बनाना चाहता हूँ वो मैं बना सकता हूँ। अगर मैं पिता का रिलेशन बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। अगर मैं दोस्त का बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। जो रिलेशन मुझे बनाना है, जिस तरीके का रिलेशन मुझे गॉड के साथ या क्रिएचर के साथ बनाना है, उस तरीके का रिलेशन जो है वो मैं मोल्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर रिलेशन मतलब सिर्फ भाई बहन माता पिता यही नहीं होते हैं, अलग भी रिलेशंस होते हैं जो हमारे गॉड के साथ बनते हैं, भगवान के साथ बनते हैं, क्रिएचर के साथ बनते हैं। तो वो मेरे पास इनर फ्रीडम है कि मेरे पास ये अधिकार है। कोई दूसरा मुझे ये नहीं बोल सकता है कि नहीं तुमको वही मानना पड़ेगा, तुमको वही रिलेशन बनाना पड़ेगा। कोई नहीं बोल सकता है। जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं बना सकता हूँ, जो भी मेरे डिज़ायर हो उस तरीके से। वो कहा जाता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है राइट टू प्रोफेस।
राइट टू प्रोफेस मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरा जो रिलीजियस बिलीफ है वो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, मेरी जो फेथ है वो मैं ओपनली और फ्रीली बता सकता हूँ। मतलब अगर मैं हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मेरे जो बिलीफ है हिंदू रिलीजन के वो डिक्लेयर कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ जो भी मेरे फेथ है वो ओपनली और फ्रीली मैं बता सकता हूँ। कोई भी मुझे उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि क्यों तुम इस तरीके से कर रहे हो, क्यों तुम ये कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है राइट टू प्रोफेस। मतलब मैं ये जो मेरे रिलीजन है, मेरा जो बिलीफ है रिलीजन को लेकर, वो मैं यहाँ पर प्रोफेस कर रहा हूँ, वहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं लोगों को फ्रीली बता पा रहा हूँ। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी राइट टू प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पर जो रिलीजियस वर्शिप्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, बिलीफ के, आइडियाज़ के, वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे आप एक चीज़ बताइए, कभी कभी कुछ सुपरस्टिशन भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो रिचुअल है उसके नाम पर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ऊपर से नीचे फेंक देना, या फिर कुछ भी इस तरीके की जो हरकतें हैं वो हमें देखने को मिलती है। जो एनिमल्स हैं उनकी यहाँ पर बलि दे देना, तो इस तरह की चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, क्या वो की जा सकती है? उसका जवाब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एट प्रेजेंट क्या बोला गया है कि आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मतलब उस रिलीजन में जो भी प्रैक्टिस दी हुई है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी रिचुअल्स बताए गए हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी सेरेमनीज बताई गई है वो आप वहाँ पर कर सकते हो। और फिर आता है राइट टू प्रोपोगेट। राइट टू प्रोपोगेट मतलब प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसमिट करना। मतलब यहाँ पर मैं उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो दूसरों तक प्रोपोगेट करूँ, दूसरों तक स्प्रेड करूँ, उसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन। वो भी मेरे पास अधिकार है। मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स। यहाँ पर मेरे जो रिलीजियस बिलीफ्स है अगर मैं दूसरों तक स्प्रेड कर रहा हूँ तो यह होता है राइट टू प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मैं राइट टू प्रोपोगेशन मुझे मिला हुआ है कि मतलब मेरे जो रिलीजियस बिलीफ्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ और कोई सामने वाला व्यक्ति है वो कोई और रिलीजन फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं उसको अगर बोलूँ कि भैया तुमने हिंदू रिलीजन फॉलो करना चाहिए, इसमें ये अच्छी चीज़ होती है, उसमें वो अच्छी चीज़ होती है, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको वो हो जाएगा, जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो तुमको हिंदू रिलीजन में मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें अगर मैं प्रोपोगेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इंसान, सामने वाला इंसान जो है वो यहाँ पर नहीं मान रहा है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं अब तुमको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, अब तुमको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, राइट टू प्रोपोगेशन। राइट टू प्रोपोगेट जो है क्या हमें फोर्सफुली कन्वर्जन का अधिकार देता है? नहीं, ये हमने पहले ही देखा था कि फोर्सफुली आप किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है कि जो रिलीजियस बिलीफ है वो मैं प्रोपोगेट तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्ट जो है वो नहीं इंक्लूड होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ रिलीजियस बिलीफ ही नहीं, लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो भी इसमें इंक्लूड करता है। जैसा कि हमने देखा है कि जो भी रिचुअल्स रहेंगे, जो भी सेरेमनीज रहेगी, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर गणपति बप्पा है तो उनको अगर लेकर जाना है, उनको अगर बिठाना है, उनका विसर्जन करना है, तो जो भी रिचुअल्स है हमको यहाँ पर अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में सिर्फ रिलीजियस बिलीफ ही नहीं आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो भी प्रैक्टिसेस है वो भी इसमें इंक्लूड हमें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आर्टिकल 25 की शुरुआत में ही हमने देखा था कि पर्सन लिखा हुआ था, मैंने वहाँ पर हाईलाइट भी किया था। पर्सन का मतलब क्या है कि सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों पर ये लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है जैकलिन है, अगर ये किसी और कंट्री से आती है, वो इंडियन नहीं है, अब अगर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है वो फॉलो करूँगी, तो क्या यहाँ पर हमें अधिकार मिलता है उसे फोर्सफुली कन्वर्ट करने का? नहीं, उन पर भी आर्टिकल 25 जो है लागू होता है और उन्हें भी फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पर और अच्छी तरीके से रिफाइन करके हम समझें तो ये जो अधिकार है ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और बाकी प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है उसमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो रिचुअल्स है वो फॉलो करने के हमको अधिकार मिले हुए, जो सेरेमनीज है वो फॉलो करने का अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो सुपरस्टिशन के रिचुअल्स हमें देखने को मिलते हैं कि एनिमल्स की बलि दे देना, जो इंसान है उनकी बलि दे देना, जो छोटे बच्चे हैं उनको ऊपर से नीचे फेंकना, तो ऐसे जो रिचुअल्स होते हैं क्या वो फॉलो किए जा सकते हैं रिचुअल्स के नाम पर? तो उसी का जवाब ये हमें देता है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिल रही है। कौन सी लिमिटेशंस है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और ऐसे कुछ प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई ऐसे रिचुअल्स हो जो कि पब्लिक ऑर्डर पर हानि पहुँचा रहे हैं,
ऐसे अगर कोई रिचुअल्स हो जो मोरालिटी पर हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे कोई रिचुअल्स हो जो हेल्थ को हानि पहुंचा रहे हैं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उस पर लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं। वो आर्टिकल 25 के तहत आपके रिचुअल्स में, रिचुअल्स का जो अधिकार है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और ये तो है ही, यहाँ पर आपको उसका जवाब तो मिल ही गया है कि जो सुपरस्टिशन, जो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशन रहते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। ये तो आपको यहाँ पर जवाब मिल गया है। लेकिन उसके आगे और क्या दिया गया है, और यहाँ पर बोला गया है कि अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 25 के आड़ में आप बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वॉयलेट नहीं कर सकते हो। और यहीं पर जो सबरीमाला का इशू है वो हमें देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा सबरीमाला का इशू, सबरीमाला टेम्पल, उसमें क्या था, उसमें जो महिलाएं हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, है ना। यहाँ पर जो पुरुष है उनको एंट्री मिलती थी, महिलाओं को नहीं मिलती थी। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वॉयलेशन है वो हो रहा है, इक्वालिटी का वॉयलेशन हो रहा है ना। इक्वालिटी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, आर्टिकल 14 जो है उसमें हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्टिकल 25 कि हमारा ये रिलीजियस प्रैक्टिस है कि यहाँ पर ये जो मंदिर है इसमें सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं, लेडीज़ नहीं जा सकती है। तो वो भी पूरा जो सिनारियो है, पूरा केस है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ऐसा जब हो रहा है कि आर्टिकल 25 की इसमें आप बोल तो रहे हो कि हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, लेकिन आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ये फंडामेंटल राइट, जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वॉयलेट कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 25 में इंक्लूड नहीं होगा। और इसी के चलते हमें जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो देखने को मिला था, है ना। अब उसे भी और डिस्कस करेंगे हम, उसमें भी काफ़ी सारे हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं। लेकिन इस तरीके से ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि आर्टिकल 25 के तहत आपको जो भी रिचुअल्स है, जो भी रिलीजन है, वो फॉलो करने का अधिकार तो मिलता है। लेकिन आपके जो रिचुअल्स है अगर वो पब्लिक ऑर्डर पर हानि पहुंचा रहे हैं, मोरालिटी पर हानि पहुंचा रहे हैं, हेल्थ पर हानि पहुंचा रहे हैं, कि आपके रिचुअल करने से, आपका जो रिचुअल है वो पूरा करने से किसी की हेल्थ पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो रिचुअल जो है वो यहाँ पर खारिज हो जाएगा, वो आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ अगर बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अगर हानि पहुंच रही है, वो अगर वायलेट हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर खारिज हो जाएंगे, आर्टिकल 25 में वो कवर नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखोगे स्टेट जो है, स्टेट को यहाँ पर परमिट किया गया है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाएगा कौन, स्टेट लगाएगा। तो स्टेट को यहाँ पर परमिट किया गया है कि वो यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या बाकी कोई सेक्युलर एक्टिविटी जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से लेकर, एसोसिएट से लेकर, तो उसमें यहाँ पर रेगुलेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ला सकती है। बट ऑब्वियसली कि जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी जो है रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो उसमें अगर रिस्ट्रिक्शंस लाना है, उसमें लिमिटेशंस लाना है, उसको रेगुलेट करना है, तो स्टेट कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म थ्रू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज, ये भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर सबरीमाला के इसमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी सोशल वेलफेयर है वो यहाँ पर किया जा सकता है थ्रू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, सभी क्लासेस, सभी सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सरकार को ये करने का अधिकार मिलता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में जो जेंट्स है और लेडीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, जो लेडीज़ है उनको जाने से अगर मना कर दिया गया है, तो यहाँ पर सरकार के पास ये अधिकार है कि इसे रेगुलेट कर सकते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है इसमें यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने का अधिकार यहाँ पर स्टेट को मिला हुआ है, सरकार को मिला हुआ है। अब यहाँ पर आर्टिकल 25 जो उसमें दो एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलते हैं। कौन से एक्सप्लेनेशन है? पहला यहाँ पर है कि वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान, जो किरपान होता है, जो सिख जो है वो यहाँ पर जो अपने पास रखते हैं, तो ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है। मतलब सिख रिलीजन को प्रोफेस करना, जिस तरीके के रिचुअल्स है उसमें जो रिचुअल्स होते हैं ये उनका रिचुअल है, तो उसे प्रोफेस करने के लिए उनको ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कोई रख रहा है साथ में, तो हो सकता है कि यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर जो है उस पर हानि पहुँच जाए, है ना, उस पर हानि पहुँच जाए, ऐसा हो सकता है पब्लिक ऑर्डर। और हमने देखा है कि जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर पर हानि पहुँच रही है वहाँ पर सरकार जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सरकार बोल सकती है कि ये तुम नहीं कर सकते हो, रिचुअल फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर पर हानि पहुँच रहा है, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है अंडर आर्टिकल 25, ऐसा बोल सकती है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 25 में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और ये जो चीज़ है यहाँ पर प्रोहिबिट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसे प्रमोट किया गया है कि हाँ आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि हिंदूज, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें सिख,
जैन और बुद्धिस्ट यहाँ पर सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबरीमाला टेम्पल का इशू बेसिकली क्या था, तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल का इशू जो है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सुप्रीम कोर्ट से उनके पास ये निर्णय गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। अब यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो सबरीमाला टेम्पल है वहाँ पर जो जेंट्स हैं उनको ही सिर्फ एंट्री दी जाती थी और जो महिलाएं हैं उनको नहीं दी जाती थी। हाँ, वहाँ पर मतलब जब तक वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है तब तक उनको एंट्री जो है वो नहीं मिलती थी और एक रिचुअल था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब निर्णय गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो मेजोरिटी ऑफ 4:1 मतलब 4 जजेस ने इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो भरा और एक जो जज है वो खास मैं अगर आपको बताऊं तो वो लेडीज़ थी। जो ये जज जिन्होंने अपोज किया था, जिन्होंने कहा था कि ये प्रैक्टिस जो है वो सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये एक लेडीज़ थी। अब यहाँ पर आप देखोगे 4:1 से सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस जो है यहाँ पर विमेन को, जो जैसा मैंने आपको कहा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो महिलाएं होती है उनको यहाँ पर लॉर्ड अयप्पा टेम्पल जो है सबरीमाला केरला में, तो वहाँ पर एंट्री से मना कर दिया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने लिफ्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाएं जो है सभी एज ग्रुप की उनको वहाँ पर एंट्री मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने तर्क कौन से दिए थे, सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने यहाँ पर इस जो प्रोहिबिशन था उसे कंडेम किया था एज ए हेजिमोनिक पेट्रियार्की, मतलब यहाँ पर पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है उसका एक प्रतीक हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंडेम किया था और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर जो जेंडर है उसके बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है और जो राइट टू इक्वालिटी है उसे वॉयलेट करता है, उसी के साथ साथ डिग्निटी ऑफ विमेन जो है उसे भी वॉयलेट करता है। आर्टिकल 14 के तहत हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एंट्री जो है सिर्फ जेंट्स को दी जा रही है, महिलाओं को नहीं दी जा रही है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसी के साथ साथ फिर क्या हुआ, सबरीमाला टेम्पल जो है सभी के लिए खोल दिया गया। अब इसमें हमें आर्टिकल 14 देखने को मिलता है, जो हमने आर्टिकल 14 ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि यहाँ पर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो मिलते हैं और इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें यहाँ पर मिलता है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें आर्टिकल 25(1) जो देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, और बाकी जो प्रोविजंस हो सभी पर्सन जो है इक्वली इंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स, उसी के साथ साथ राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट द रिलीजन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, और इस पार्ट में मतलब फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में, मतलब पार्ट 3 में जो भी यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं उसे मद्देनजर रखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आर्टिकल 25 जो है सभी व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि अपने हिसाब से वो रिचुअल कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके रिचुअल कैरी आउट करने में जो इस पार्ट के ही कुछ आर्टिकल जो है वॉयलेट हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 जो है वॉयलेट हो रहा है और इसी के चलते यहाँ पर इसे खारिज जो है वो करने की बात की गई। आर्टिकल 26 जब हम आगे देखेंगे आर्टिकल 26 को, तब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रिलीजियस अफेयर जो है वो मैनेज करने का अधिकार मिला हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ एनी सेक्शन शैल हैव द राइट। तो यहाँ पर क्या है, कौन से अधिकार रहेंगे कि वो स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, खुद के जो ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन वो मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये हम आर्टिकल 26 आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं सब आपको बता रहा हूँ कि सबरीमाला इशू किस तरीके से यहाँ पर मोड़ लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारे कारणों की वजह से इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से यहाँ पर सभी को यहाँ पर एंट्री मिलनी चाहिए, तो महिलाओं को जो है वो भी यहाँ पर एंट्री दे दी गई। अब यहाँ पर जिन्होंने अपोज किया था वो महिला थी। अब जो महिला जज थी तो उन्होंने यहाँ पर अपोज क्यों किया, उन्होंने कहा कि उनका रिचुअल है। अब यहाँ पर कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए एंट्री होती है, जो पुरुष है उनके लिए एंट्री नहीं होती है, तो क्या यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर दोनों के लिए अलाउ किया जा रहा है। जब ऐसा एक टेम्पल है जहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है महिलाओं को, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, है ना, कुछ कारण होगा, कुछ पहले हिस्टोरिकली कुछ कारण रहा होगा, रीज़न रहा होगा। तो वो जो रिचुअल वो चलते आ रहे हैं वो यहाँ पर चलते रहना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। और ऐसा भी नहीं कि महिलाएं जो है वो मतलब यहाँ पर बिल्कुल ही अलाउड नहीं है ना। यहाँ पर जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में तब तक अलाउड नहीं है, बाकी अगर आप पहले देखोगे या बाद में देखोगे तो अलाउड होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो देखने को मिली थी। अब रिव्यू याचिका जो है वो दाखिल है। अब देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि जो करंट इश्यूज़ होते हैं, कंटेम्पररी इश्यूज़ होते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो तो कवर हो ही रहे हैं।
जो केसेस है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, वो सब कवर हो ही रहे हैं। और अगर आगे कुछ अपडेट आते हैं तो वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, आपको जो लेक्चर्स है उसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐप पर भी स्पेसिफिकली आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अब हम यहाँ पर आते हैं सेक्युलरिज्म, जो इंडिया में सेक्युलरिज्म है वो किस तरीके का है। तो अगर हम आर्टिकल 25 के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड है सेक्युलर, ये काफ़ी संदिग्ध है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पर भले ही जो प्रियम्बल है उसमें देखा था, हमारे यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लिया हुआ है कि हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, यहाँ पर डाइवर्स मीनिंग उसका निकलता है ना। तो इसलिए हमें इस तरीके के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर हम देखें सेक्युलरिज्म पर, सेक्युलरिज्म जो है इंडिया में, उसका ये मतलब नहीं कि स्टेट जो है वो हॉस्टाइल है रिलीजन को लेकर, मतलब यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, किसी भी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानेगा और सभी धर्म को यहाँ पर रिस्पेक्ट देगा। हर एक इंडिविजुअल जो है उसको ये अधिकार मिला हुआ है प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, इज ओनली रिलीजन, है ना। उसी के साथ साथ न्यूट्रलिटी जो है स्टेट की, वो यहाँ पर वायलेट हो जाएगी अगर रिलीजन जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर रिलीजन को पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो फिर यहाँ पर ये जो न्यूट्रलिटी है वायलेट हो जाएगी और ये नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद के गेन के लिए जो सेक्युलरिज्म है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इस सेंस में सेक्युलरिज्म जो उसे रिगार्ड किया गया एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब देखिए कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऐसे लग रहे होंगे कि कौन से नए वर्ड्स है, बेसिक फीचर, है ना, लेकिन देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको अपने आप समझ में आता रहेगा, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा। अभी अगर आपको नहीं आया तो आगे आ ही जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्रोपोगेशन वर्सेस कन्वर्जन इसके रिगार्डिंग देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर अधिकार कौन सा मिला है एज पर आर्टिकल 25, प्रोपोगेट करने का। मैं यहाँ पर प्रोपोगेट कर सकता हूँ, मेरा जो रिलीजन है, मेरे जो बिलीफ है वो प्रोपोगेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके आड़ में अगर मैं फोर्स कन्वर्जन करूँ तो, उसके आड़ में अगर मैं लोगों को बोलूँ नहीं अब तुमको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तो इसी में हमें एक केस देखने को मिलता है। अब इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्रिश्चियंस है उन्होंने यहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो प्रोपोगेशन हमको अधिकार मिला हुआ है इसी में जो कन्वर्जन है वो भी छुपा हुआ है, हम यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो भी कर सकते हैं। तो कुछ क्रिश्चियन लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ पर वर्ड जो है प्रोपोगेट आर्टिकल 25 में, उसमें फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट द पीपल, ये भी यहाँ पर मान लिया था। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आता है कि यहाँ पर राइट टू प्रोपोगेट आर्टिकल 25 में जो दिया गया है वो यहाँ पर स्प्रेड करना है, ठीक है, आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है वो स्प्रेड करना है, लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इट वुड नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हर इंसान को अपना जो कंसेंस है वो लेने का अधिकार है। तो अगर आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन कर रहे हो तो फिर उसका आर्टिकल 25 जो है वॉयलेट हो रहा है। आपका आर्टिकल 25 लेने के चक्कर में दूसरे का आर्टिकल 25 आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली। उसी के साथ साथ एक व्यक्ति जो है वॉलंटरीली कोई और रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, फ्रॉड के जरिए नहीं, ठीक है। उसका अगर कंसेंट हो कि हाँ मुझे यहाँ पर कन्वर्ट होना है, फिर वहाँ पर वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है एज पर आर्टिकल 25 कि जो भी उसको रिलीजन फॉलो करना है, जो भी बिलीफ रखने हैं वो कर सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इंसान जो है वो किसी और रिलीजन में फोर्स, फ्रॉड या फिर इंड्यूसमेंट के जरिए कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये हमें फाइनल वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला। उसी के साथ साथ स्टेट जो है उनके पास ये राइट है और उनकी ड्यूटी भी है कि वो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंटरवीन करे कि कोई यहाँ पर फोर्सफुली तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट्स अगर दिए जाते हैं कि यहाँ पर जो प्रोपोगेट है, प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट एंड ऑल्सो यहाँ पर राइट टू कन्वर्जन, ये हमारे फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 25 में सेफगार्डेड है, तो ये गलत रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे जीएस केस स्टडी के लिए जो फार्मर है उनका मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मर्स क्रॉस बैरिकेड्स, यहाँ पर फार्मर जो है ये क्रॉस कर रहे हैं। अब सोचिए ऐसे सिनारियो में अगर आपके वहाँ पर अगर आ जाए, आप अगर कहीं पर आईपीएस हो या फिर आप अगर आईएएस हो किसी डिस्ट्रिक्ट में, और इस तरीके से इतना वॉयलेंटली अगर वहाँ पर आ जाए तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे। मतलब समझिए कि फार्मर से पूरा प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रुप से प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि जो मांगे हैं पूरी करनी है, उसी के साथ साथ सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में आप कैसे शांत कराओगे, किस तरीके से आप उनको टैकल करोगे, और जो वो करने के लिए बोल रहे हैं, अब मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ऐड कर रहा हूँ आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए।
कि जो भी मांग की जा रही है वो इलीगल है, वैसा आप नहीं कर सकते हो। और उसी के साथ साथ वो आप नहीं कर सकते हो लीगली, लेकिन जो मिनिस्टर है उनके तरफ से भी आपको प्रेशर आ रहा है कि आप वो कर दो। तो अब ऐसे सिनारियो में आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। इसीलिए तो होता है ना कि आप आपका जो सोच है वो उस तरीके से करो। केस स्टडी आप उस तरीके से मत देखो कि आपको सिर्फ पेपर में मार्क्स चाहिए, आप उस तरीके से देखो कि अगर रियल में वैसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे बर्ताव करोगे, है ना। तो ये एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो सिटी की न्यूज़ जो है वही हमें देखने को मिल रही है। और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो कुछ खास न्यूज़ है वो नहीं है। यहाँ पर एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, पीएम उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं सेपरेट लेक्चर लाने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। उसके जो बेनिफिट्स है, उसके जो ड्रॉबैक्स है, पूरी चीज़ें वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस की जाएगी। जैसे कि मैंने आरसीईपी के बारे में एक वीडियो लाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में वीडियो लाऊंगा और वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कवर की जाने वाली है, तो मिस मत कीजिएगा वो लेक्चर। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी कुछ खास न्यूज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही है। और एक्सप्रेस में भी देखते हैं तो यहाँ पर ईडी, फिर से वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं हमेशा बोलता हूँ उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। सीबीआई के बारे में आपको पता रहना चाहिए। यूएपीए एक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये सब आप एक साथ कर सकते हो, आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एडिटोरियल आइडियाज़ पेज, एक्सप्लेन सेक्शन, ये सब तो हो गया है। वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रम्प जो है उसने पार्डनिंग ये दी है, तो ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इथोपिया काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी न्यूजीलैंड अगर हम देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। न्यूजीलैंड काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये एक चीज़ है। बाकी इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो रिकवरी जो है वो हो रही है, स्ट्रॉन्गर, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कुछ खास न्यूज़ जो है हमें इसमें भी देखने को नहीं मिल रही है। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में तो कुछ आती ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल देखने को मिल रहा है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।